आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़ों ने अब एक और मासूम को अपना शिकार बना लिया है। वहीं देश भर में जाति जनगणना को लेकर भी सियासत पर आज आरएसएस की टिप्पणी क्यों करनी पड़ी, इस पर भी हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। और आज न्यूज 360 में यूपी से जुड़ी कई बड़ी और अहम खबरें होंगी। खबर कन्नौज जेब कांड को लेकर भी है, जहां चारों तरफ से सपा के ऊपर सवालों के बौछार हैं। खबर उत्तर प्रदेश भर्ती को लेकर भी है और खबर आपको अलर्ट करने वाली भी है। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर से। आज बीजेपी ने पूरे देश में अपने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का शुभारंभ कर दिया है, जहां पीएम मोदी बीजेपी के पहले सदस्य बने। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आपको हम सुनाते हैं। पहले हम सदस्यता अभियान करते थे और अब सदस्यता अभियान करें, कुछ चीजें हम नए तरीके से सोच सकते हैं क्या। जैसे ये जो सदस्यता अभियान होगा, उसी समय जो संगठन की रचना होगी, उसी कालखंड में विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% रिजर्वेशन लागू हो गया होगा। आज सदस्यता अभियान का एक और दौर प्रारंभ हो रहा है। भारतीय जनसंघ से लेकर के अब तक हमने देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति लाने का भरसक प्रयास किया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने दीवारों पर कमल पेंट किया, लेकिन इतनी श्रद्धा से पेंट किया कि विश्वास था ये दीवारों पर पेंट किया हुआ कमल कभी न कभी तो दिलों पर भी पेंट हो जाएगा। तो चलिए कैबिनेट बैठक की बात कर लेते हैं। आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर चर्चा हुई, जिसमें से मोदी सरकार ने किन फैसलों को मंजूरी दी है, जिसे किन क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ेगा, उसको एक बार हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन कौन से कैबिनेट में ऐसे बड़े फैसले हुए। खासतौर से एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो खाद्य पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,989 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई, जिससे आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें या फिर पोषण से जुड़ी योजनाओं को विस्तार मिलेगा। 2,870 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को भी मंजूरी मिली है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डिजिटलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि शिक्षा के लिए 2,292 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी मिली है, यानी कि पशुधन किसानों को पशुधन के क्षेत्र में भी और आगे बढ़ाया जाए। बागवानी के विकास के लिए भी 860 करोड़ रुपए की को मंजूरी दी गई, यानी कि इस आज की बड़ी बैठक में कैबिनेट के एग्रीकल्चर सेक्टर पर बड़ा फोकस किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी गई, यानी कि जो केवीके हैं, कृषि विज्ञान केंद्र अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ गुजरात के आनंद में बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट, यानी कि सेमीकंडक्टर का हब धीरे धीरे अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, गुजरात, क्योंकि हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर नीति भी आई थी, और कैनिस सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी, यानी कि सेमीकंडक्टर का हब अलग अलग राज्यों को बनाया जाएगा। 3,300 करोड़ रुपए के निवेश में स्थापित होगी ये यूनिट को स्थापित करने के लिए 3,300 करोड़ रुपए का बड़ा बजट दिया गया है। यूनिट की प्रतिदिन की क्षमता लगभग 60 लाख चिप होगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी संख्या में रोजगार आने वाला है, खासतौर से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ पार्ट्स होंगे यहां पर, इस सेक्टर होंगे जहां पर सेमीकंडक्टर को और बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ आज कैबिनेट की बैठक में इन बड़े क्षेत्रों में भी बड़ा फोकस किया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में कई बड़े अहम फैसले, चाहे औद्योगिक की बात करें, ऑटोमोटिव की बात करें, इलेक्ट्रिक वाहन की बात करें, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, पशुधन की बात करें, ये कई बड़े सेक्टर रहे हैं जहां पर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। और सेमीकंडक्टर को लेकर गुजरात में जो यूनिट लगेगी, उससे बड़ी संख्या में रोजगार निकल के सामने आएंगे। 309 किलोमीटर लंबी होगी नई रेल लाइन,
और नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी गई। 2 प्रमुख वाणिज्य केंद्र मुंबई और इंदौर को जोड़ेगी, यानी कि मुंबई और इंदौर को जोड़ने का काम करेगी ये नई जो रेल लाइन है। इससे आवागमन भी बढ़ेगा और माल ढुलाई में भी आसानी होगी। दोनों के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो नई रेल लाइन को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ परियोजना की कुल लागत लगभग 18,036 करोड़ रुपए होगी। जो मुंबई से इंदौर को जोड़ेगी रेल लाइन, इसकी जो लागत है लगभग 18,000 करोड़ से अधिक की लागत है। परियोजना को 29/2028 तक, यानी कि एक कहा जा सकता है कि टारगेट भी तय कर दिया कि 2028 तक पूरा कर लेना है। रेल लाइन महाराष्ट्र के 2 और मध्य प्रदेश के 4 जिलों के कई क्षेत्रों को भी जोड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई और मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश खासतौर से इंदौर काफी नजदीक आने वाला है, यातायात को लेकर भी और माल ढुलाई को लेकर भी। और दूसरी खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र से संबंधित 7 बड़े कार्यक्रमों को मंजूरी दी, जिसमें डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान के लिए योजना भी शामिल है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को, किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि वित्त मंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहद प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। और ईडी नाम का डर आम आदमी पार्टी का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ईडी की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद ईडी की अगली गाज दिल्ली में ओखला से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान पर गिरी है। विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। विधायक को ईडी ने किस केस में गिरफ्तार किया और इस पर सियासत ने क्यों रफ्तार पकड़ ली, खासतौर से आम आदमी पार्टी बीजेपी क्यों आमने सामने, इस पर एक रिपोर्ट देखिए आप। तो अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया और सुबह ही ईडी की जो एक बड़ी टीम है वहां पहुंची थी और फिर उनको गिरफ्तार किया। वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है। ये दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान है। सोमवार की सुबह जब ईडी की टीम ने इनके दरवाजे पर दस्तक दी तो अमानतुल्लाह खान पहले ही अपनी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करने लगे। हुआ भी वही, करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। अमानतुल्लाह खान की अमानत पर ईडी की नजर की वजह दिल्ली वक्फ बोर्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची थी। सोमवार सुबह 7 बजे ईडी अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची। अमानतुल्लाह ने ईडी की टीम को घर के भीतर दाखिल नहीं होने दिया। दिल्ली पुलिस की टीम को मौके पर बुलाया गया। सुबह 8:15 बजे से उनके घर में पूछताछ और जांच शुरू हुई। 4 घंटे की पूछताछ के बाद दोपहर 12:15 पर ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। तो गिरफ्तार हो गए भाई, क्या कहेंगे? आरोप है जिसमें 2 मरतबा पहले भी आपको एसीबी और सीबीआई दोनों से मैं बेल पर हूँ। टीम ने अमानतुल्लाह को दिल्ली के कथित वक्फ घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल ओखला सीट से विधायक अमानतुल्लाह पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप है। दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती करवाई। दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को गलत तरीके से किराए पर दिया। वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान अध्यक्ष रहते हुए 32 लोगों की अवैध भर्ती कराई है। साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को गलत तरीके से किराए पर दिया। ईडी जब सोमवार की सुबह अमानतुल्लाह से पूछताछ करने पहुंची तो पहले तो अमानतुल्लाह और ईडी की टीम के बीच दरवाजे पर ही जमकर बहस हुई। इसी केस में सीबीआई एसीबी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी मेरे घर सर्च कर चुके हैं।
अब ये क्या पूछताछ मैं इनके यहाँ चलो जो भी सारा मैं फिर जब इस बहस के बाद ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर में दाखिल हुई तो अमानतुल्लाह ने एक वीडियो शेयर किया। 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। ईडी की रेड को लेकर अमानतुल्लाह खान को पहले ही आशंका थी कि जांच की अगली कड़ी में वो गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल ईडी इससे पहले भी इस केस में 2 बार अमानतुल्लाह से पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले जब जांच हुई थी तो अमानतुल्लाह के करीबों के ठिकानों से कैश भी बरामद हुए थे। करीब 8 साल पुराने इस मामले में सीबीआई और एसीबी भी जांच कर चुकी है। दिल्ली वक्फ घोटाले का पूरा मामला क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। 23 नवंबर 2016 को सीबीआई ने वक्फ बोर्ड के मामले में अमानतुल्लाह समेत 11 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। 21 अगस्त 2022 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर कहा कि अमानतुल्लाह ने अध्यक्ष रहते हुए अवैध भर्तियां कराई। 16 सितंबर 2022 को एसीबी ने सबूतों और आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया। 28 दिसंबर 2022 को अमानतुल्लाह को जमानत पर रिहा कर दिया गया। 10 अक्टूबर 2023 को ईडी ने अमानतुल्लाह खान के घर और अन्य 5 ठिकानों पर छापेमारी की। 12 नवंबर 2023 को ईडी ने अमानतुल्लाह खान से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 18 अप्रैल 2024 को ईडी ने अमानतुल्लाह खान से 13 घंटे पूछताछ की। 2 सितंबर 2024 को ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया। सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह के खिलाफ जांच में एंटी करप्शन ब्यूरो को कौशर इमाम सिद्दीकी उर्फ लड्डन के घर से एक लाल डायरी मिली थी। कौशर को अमानतुल्लाह का करीबी है। इस लाल डायरी में ही अमानतुल्लाह के कई सारे राज थे। इसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की एंट्री भी लिखी गई थी। इधर अमानतुल्लाह खान पर शिकंजा कसने के लिए जब ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया। आप और बीजेपी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है और वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे लेने का मामला है। उसके अंदर 2016 से अब 24 हो गया। 8 साल से सारी एजेंसियां उसके अंदर अलग अलग लेवल पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर चुकी हैं, तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना केंद्र सरकार के लिए कि एसीबी उनकी, सीबीआई उनकी जांच की, कहीं ये नहीं दिखा कि कोई पैसे के लेन देन पे किसी की भर्ती वहाँ पे की गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी टोटल का टोटल अपराधियों से घिरा हुआ है, जिसका मुख्यमंत्री जेल में, कोई पैसा घोटाला, कोई आर्म्स घोटाला, कोई रंगबाजी में। इसलिए कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। अगर अमानतुल्लाह को वहाँ के विधायक, अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है तो कोर्ट में उसका फैसला होगा। अमानतुल्लाह खान पर जब ईडी ने शिकंजा कसा तो आप नेताओं में बौखलाहट बढ़ गई। हाल ही में जेल से बाहर आए आप नेता संजय सिंह ने ईडी को अपने निशाने पर ले लिया। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है। बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की, और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाए अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ वो बल। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून नियम सबके लिए बराबर है। अमानतुल्लाह खान पर ईडी के आरोप गंभीर है। दावा है कि चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्लाह ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर दी है। फिलहाल अमानतुल्लाह खान ईडी की गिरफ्त में है। ईडी उन्हें अरेस्ट करके हेडक्वार्टर ले गई है। ऐसे में उम्मीद है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वीडियो के इन हमलों को लेकर
उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन में आ गई है। 12 और वन विभाग की टीम को बहराइच के लिए रवाना किया गया है। दो मिनट तक उसको हम पकड़े रहे हैं। चेहरे पे उसने नाखून नहीं मारा था? नहीं, उनका मौका नहीं दिया मारने के लिए।
अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूँ कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं। पिछले 1.5 महीने में भेड़ियों के हमले में 8 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग की टीम इलाके में ऑपरेशन भेड़िया चला रही है। पिछले कुछ महीनों में भेड़ियों के 60 हमले में 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहराइच के लोग फिलहाल सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि बाकी बचे 2 भेड़िए जल्द से जल्द पकड़े जाएं। और अगली खबर कन्नौज से है। पिछले 2 से 3 हफ्तों में आपने कन्नौज रेपकांड के बारे में जरूर सुना होगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी नेताओं के बीच ठनाठनी रही है। अब इस केस में सपा के पूर्व नेता नवाब सिंह यादव पर जो आरोप लगे थे वो सच साबित हो गए हैं और इसके बचाव में पूरी सपा घटना के दिन से ही लगी हुई थी। अब जब आरोप सिद्ध हो गए तो बीजेपी सीधा सपा से कई सवाल पूछ रही है। अगस्त को सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह ने नाबालिग से किया था रेप। दुष्कर्म किए जाने के बाद की पुष्टि हुई है। नाबालिग से रेप का खुलासा, क्या अब भी सपा देगी दिलासा? उस बलात्कारी को अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? तस्वीरों में दिख रहे व्यक्ति को तो आप पहचान ही रहे होंगे, नहीं पहचान रहे तो जरा इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ये वीडियो 12 अगस्त 2024 यानी पिछले महीने का है। वीडियो में अर्धनग्न की अवस्था में दिख रहे व्यक्ति का नाम नवाब सिंह यादव है, जो सपा के पूर्व नेता और कन्नौज के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और इन्हीं माननीय पर 15 साल की नाबालिग बच्ची से रेप करने का आरोप लगा था और अब ये आरोप हकीकत में बदल चुके हैं, जिसका खुलासा कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने किया है। उक्त प्रकरण में घटना स्थल से फोरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने के बाद की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल पीड़ित बच्ची से मैच हुआ। रेप का खुलासा पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट देखकर किया। रेप के साथ साथ पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल करेगी। 11 अगस्त की रात नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी, जिसके बाद आरोपी नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग पीड़िता और नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट कराया गया था, जिसमें आरोपी का डीएनए पीड़िता से मैच कर गया। इससे साफ होता है कि नाबालिग के साथ नवाब सिंह यादव ने रेप की घटना को अंजाम दिया है और इसको लेकर ही पिछले कुछ हफ्तों से यूपी की सियासत गर्म चल रही थी, जिसके पीछे की वजह नवाब के लिए सपा की हमदर्दी थी। दरअसल नवाब सिंह यादव पर जब से रेप के आरोप लगे थे, तब से अखिलेश यादव समेत सपा के कई नेता इस मामले को लेकर डीएनए जांच की मांग कर रहे थे और अब जब नवाब पर आरोप सही साबित हो गया है तो बीजेपी सीधे अखिलेश यादव से सवाल पूछ रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? अखिलेश यादव जी कृपया बताने का कष्ट करें। जिस नवाब ब्रांड को बचाने के लिए वो तमाम हथकंडे अपना रहे थे कि डीएनए टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, आज उस नवाब ब्रांड का डीएनए मैच कर गया है। उस बलात्कारी को अब बचाने के लिए अखिलेश यादव जी क्या कहेंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोहित खान है जिसने अयोध्या की एक नाबालिग बेटी के साथ जो बलात्कार किया है और गर्भ ठहराया है, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है। तो अखिलेश यादव जी की पार्टी का जो पुराना स्टैंड रहा है कि बलात्कारियों को कहते थे लड़के लड़कियों से गलती हो जाती है, अब डीएनए टेस्ट मैच हो जाने के बाद क्या श्रीमान अखिलेश यादव माफी मांगेंगे? कन्नौज रेप कांड के सामने आने के बाद से ही सपा ने आरोपी नवाब को पार्टी का कभी पूर्व नेता बताया तो कभी पुराना नेता, लेकिन सपा ने हमेशा नवाब सिंह यादव पर लगे आरोपों पर डीएनए टेस्ट की ही मांग की।
जिस पर अब बीजेपी ने काउंटर करते हुए अयोध्या में भी 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुए गैंगरेप मामले में भी सीधा सवाल अखिलेश यादव से किया है। नवाब सिंह समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और अभी मैंने वहाँ के एसएसपी की बाइट सुनी, उस पर कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। तो अलग बात है उसको न्याय मिले, लेकिन यहाँ न न्याय मिल रहा है और मुझे तो ये साजिश लग रही है। हम चाहते हैं कि वास्तव में नार्को टेस्ट हो। कन्नौज के जघन्य अपराध वाले मामले में भी नवाब यादव 2 सांसद प्रतिनिधि रहे हैं, डिम्पल यादव के, जिनके बहुत करीबी रिश्ते अखिलेश यादव जी से, उनको बचाने का सब प्रयास किया है। जूही सिंह जी ने तो ये तक कह दिया कि बेटी का नार्को टेस्ट करो, ये बेटी क्यों नौकरी मांगने गई। अब डीएनए टेस्ट जो सामने आया उसमें पता चल रहा है कि बेटी के साथ अन्याय इसी नवाब यादव समाजवादी पार्टी के नेता ने किया था। अब सवाल ये बनता है, डिम्पल यादव जी, अखिलेश यादव जी अब मोहित खान पर तो चुप रह गए, वहां पर पीडीए निषाद समाज से आने वाली बच्ची के साथ अन्याय हुआ, अब यहाँ पर भी चुप रहेंगे या कार्रवाई करेंगे। आरोपी नवाब सिंह यादव का कनेक्शन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई सालों पुराना है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें खुद है। आरोपी नवाब कन्नौज से पूर्व सांसद रही डिम्पल यादव का प्रतिनिधि भी कर चुका है और कहा यह भी जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरोपी नवाब ने सपा के लिए धुआंधार प्रचार भी किया था। अब इसी सब को लेकर सपा बीजेपी के निशाने पर है और खासकर अखिलेश यादव, जो कई बार डीएनए की मांग करते हुए बीजेपी पर ही सवाल उठा रहे थे। फिलहाल आरोपी नवाब पुलिस की हिरासत में है और उस पर अब धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से आपका कोई सरोकार है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने हमारे संवाददाता विकास सिंह को भी अपनी मांग बताई। इस धरने के पीछे का क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के कालिदास मार्ग पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के सामने धरना दे रहे ये लोग 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले के अभ्यर्थी हैं। शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट के फैसले को जल्दी से लागू कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। केशव प्रसाद मौर्य के आवास के सामने अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी भी की। अभ्यर्थी सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हाईकोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करे और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को न्याय देते हुए उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ करे। डीजीयूपी ने भी धरना दे रहे अभ्यर्थियों से बात की। लखनऊ के कालिदास मार्ग पर तमाम सारे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं, जो डबल बेंच से हमारा ऑर्डर आया है सरकार उस पर हमारी लिस्ट जारी कर दे बस, क्योंकि डबल बेंच ने जो समय दिया है हमें लगता है सरकार कहीं ना कहीं हमारे साथ देर कर रही है। जब आपको सब कुछ पता है, हमारा मुद्दा इतना हाईलाइट है, हम लोगों की जगह पे 4 साल से अवैध नियुक्ति हो चुकी है, वो लोग नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ सड़कों पे पड़े हुए। सर हम लोग यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित, वो भी सरकार के अधिकारियों के आने के बाद भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी रूप से पूरी हो सकेगी। अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। जब केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर जब हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कालिदास मार्ग से हटाकर बसों से इको गार्डन प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा दिया। डबल बेंच ने भी माना, योगी जी ने माना, बेसिक अधिकारियों ने मांगा, तो हम सबको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रहा, हमारा जियो क्यों नहीं जारी हो रहा? ये तमाम सारे युवक हैं, क्या कुछ मांग रहे हैं? पिछले 4 साल से हम लोगों को ऐसे ही गाड़ियों में भर के इको गार्डन छोड़ा जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट की डबल बेंच और सिंगल बेंच माननीय मुख्यमंत्री तीनों लोग ने न्याय दे दिया, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी अभी तक न्याय नहीं दे पाए हैं हमको। जबकि डबल बेंच का ऑर्डर 13 तारीख को आ गया था, 20 दिन हो गए, लेकिन अभी भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ाया कार्य। इन लोगों का कहना है कि इनको अगर बधाई दी गई थी तो वो लागू क्यों नहीं कराई गई। अब इन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है और इनको इको गार्डन में छोड़ा जाएगा, जहाँ धरना केंद्र है वहाँ पर धरना स्थल जो वास्तविक रूप से है वहाँ ले जाया जाएगा। यहाँ पर कालिदास मार्ग पर ये लोग आकर अपनी मांगे रखने की कोशिश किए।
दरअसल 2018 में ये शिक्षकों की ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। जब नतीजे आए तो धांधली के आरोप लगने लगे, तो लगभग 6 साल बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट के डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। वहीं यूपी सरकार से कोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश भी जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने का समय दिया है। सीएम योगी भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर चुके हैं। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश भी जारी कर दिया था, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। हालांकि डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत उन दलित पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों से मिले और उनका ज्ञापन लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए। ये तो शिक्षक भर्ती का मामला था, लेकिन यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा पूरी हो चुकी है। 5 दिन चली उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शनिवार को पूरी हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुई परीक्षा से अभ्यर्थी भी बेहद खुश नजर आए हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की प्रक्रिया को बहुत पारदर्शी तरीके के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ शायद इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो ऐसा दावा एक बार नहीं लगातार कर सकते हैं। इस दावे के पीछे दरअसल एक पूरी की पूरी कहानी है। कहानी कानून और जनता के हित को सबसे ऊपर रखने के व्रत की। कहानी किसी के भी साथ गलत ना होने देने के प्रण की। ये कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी लिखित पुलिस भर्ती की। यूपी में 5 दिनों तक चली पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाया और जिसने भी ये कोशिश की उस पर तुरंत एक्शन भी हुआ। इस परीक्षा में किसी भी परीक्षा केंद्र से एक भी शिकायत का मामला सामने नहीं आया। परीक्षा में ना कोई पेपर लीक, ना कोई नकल और ना ही कोई सॉल्वर गैंग। करीब 48 लाख छात्रों में से 32 लाख छात्र ही परीक्षा में बैठे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के चलते 16 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ी। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेवल की सुरक्षा थी। मेन गेट पर चेकिंग के बाद बायोमेट्रिक चेकिंग होती थी। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले भी चेकिंग होती थी। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या वाली भर्ती परीक्षा का सफल आयोजन होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले छात्रों को बधाई दी और यूपी के सभी जिला प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। यूपी में आयोजित हुई पुलिस भर्ती परीक्षा पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय में देश के हर तरफ से पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही थी और ऐसे समय में 5 दिनों तक चली इस परीक्षा ने सुरक्षा और सही नीति का ही उदाहरण है। सीएम योगी ने अपनी इसी सख्त नीति के बलबूते युवाओं के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नृत्य की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का उत्साहित करेगा। लेकिन अब वे न धड़के रहेंगे न भागते रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी, क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं, नजीर बन गया, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे।
इतने बड़े स्तर पर आयोजित हुई इस परीक्षा को लेकर योगी सरकार पहले से ही सजग थी। इसीलिए इस बार परीक्षा से पहले ही प्रशासन ने संदिग्ध लोगों पर नजर रखना शुरू कर दिया था और इसी कड़ी सुरक्षा ने परीक्षा को न सिर्फ किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाया, बल्कि परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश करने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। 5 दिनों की परीक्षा में 400 से ज्यादा संदिग्ध छात्र पकड़े गए और 59 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। 5 दिनों में 463 संदिग्ध पाए गए छात्रों की जांच शुरू। इन सभी लोगों में 100 से ज्यादा छात्र दूसरे राज्यों के थे। आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। संदिग्ध छात्रों में जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। 5 दिनों में 3 सिपाही समेत 80 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस भर्ती बोर्ड ने परीक्षा से पहले ही 20,000 लोगों को संदिग्ध माना था। इन सब के आधार कार्ड में दर्ज डाटा सरकारी डाटा से मेल नहीं खाया था। इसके अलावा शारीरिक दक्षता से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी। संदिग्ध छात्रों में दूसरे राज्यों के अलावा जो बाकी के छात्र हैं, उनके बारे में बोर्ड की टीम ये पता लगा रही है कि ये लोग परीक्षा देने नहीं आए या परीक्षा केंद्र पर ये जांच में पकड़े नहीं गए, क्योंकि इससे पहले भी फरवरी में पेपर लीक होने के कारण यूपी पुलिस की परीक्षा रद्द की गई थी। यही वजह है कि इस बार परीक्षा पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए चुनौती बनी हुई थी, लेकिन इस बार कोई भी अराजक तत्व अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इसीलिए माना जा रहा है कि लाखों छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी, जिसका सीधा फायदा परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को मिलेगा। छात्रों के लिए मौके बढ़े। 16 लाख छात्रों की परीक्षा छोड़ने से दूसरे छात्रों के लिए मौके बढ़े हैं। अब एक पद के लिए करीब 53 उम्मीदवार दावेदार हो गए, यानी अब हर 53 छात्रों में से एक छात्र को नौकरी मिलेगी। लिखित परीक्षा के बाद अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि परीक्षा बोर्ड आयोजित हुई इस लिखित परीक्षा में अगर छात्रों को उनके दिए गए उत्तरों में कोई दिक्कत है तो उसे सुधारने का मौका देगी। अब इसी लिखित परीक्षा की आंसर की जारी होगी। पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, जिस पर छात्र उत्तर के लिए आपत्ति जता सकते हैं, जिसके बाद फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। फिर पहले चरण यानी लिखित परीक्षा के नतीजे आएंगे। इसमें सफल होने वाले छात्र ही आगे की प्रक्रिया में शामिल होंगे। परीक्षा बोर्ड अब जल्द ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू करेगा। हालांकि अभी इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से फरवरी में परीक्षा के रद्द होने के बाद दोबारा तय समय में परीक्षा आयोजित की गई है, उसे देखकर यही लग रहा है कि जल्द ही आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप भी वंदे भारत से सफर करना चाहते हैं मगर चेयर कार के कारण आराम नहीं कर पाते, तो ये खबर आपके लिए है। अब वंदे भारत की ट्रेन को आपकी सुविधा के अनुसार बनाया जा रहा है। इससे आपको कितना फायदा होगा और ये ट्रेन कैसी होगी, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। देश में जब से ट्रेनों में अपग्रेड हुआ है, तब से लोगों में भी ट्रेन से यात्रा करने की एक अलग ही खुशी है। जब लोग वंदे भारत से यात्रा करते हैं तो उनके चेहरे पर ये खुशी साफ झलक रही होती है। लेकिन वंदे भारत ट्रेन की एक ऐसी बात है जो हर यात्री का मजा थोड़ा कम कर देती है। वो ये कि इन सारे ट्रेन में बर्थ नहीं है। ये सारी ट्रेन चेयर कार है, यानी आप इनमें आराम से लेट कर नहीं जा सकते। लेकिन अब आपकी सुविधा के लिए वंदे भारत भी अपग्रेड हो रहा है। इस अपग्रेड में क्या कुछ शामिल है, आइए जानते हैं।
और मंकी पॉक्स का कहर पूरी दुनिया पर तेजी से फैल रहा है। हर तरफ इसी बीमारी को लेकर चर्चा है, हर कोई इससे डरा हुआ है। इसी बीच यूपी सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। मगर आज केजीएम न्यूज से एक ऐसी खबर आई जो सुनकर आप डर जाएंगे। वो खबर क्या है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। पर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। तो इसी खबर के साथ आज न्यूज 360 में आज बस इतना ही। नमस्कार।